मेरा नाम सिया है। मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। शायद इसीलिए मेरे माँ पापा ने मेरा नाम इतना खूबसूरत रखा। हम लोग एक छोटे से गांव में रहते थे। मैं 15 साल की थी जब मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। अब घर को संभालने वाला कोई नहीं था। हमारे गांव में बहुत सी जमीनें थी, इसीलिए मेरे पापा को दूसरी शादी करने में कोई परेशानी नहीं हुई। कुछ दिन बाद मेरे पापा दूल्हा बने। अपनी नई नवेली दुल्हन को घर ले आए। मेरा एक छोटा भाई भी था। हम दोनों भाई बहन अच्छे से तैयार होकर अपनी नई माँ का खूब अच्छी तरह से स्वागत किया। सौतेली माँ, जो मेरे पापा से उम्र में बहुत छोटी थी लेकिन ठीक ठाक थी, क्योंकि वो एक तंदुरुस्त औरत थी। अब नई माँ घर आ गई और मेरे पापा उसके नखरे उठाने में लग गए, क्योंकि वो खूबसूरत ही इतनी ज्यादा थी। पापा सुबह काम पर चले जाते और हम दोनों भाई बहन स्कूल चले जाते। कुछ महीने तो अच्छे से गुजरे। फिर एक दिन जब हम स्कूल से घर लौटे तो एक आदमी हमारे घर पर बैठा था। माँ ने बताया कि मेरा रिश्तेदार है, दूसरे गांव से आया है। शाम को पापा भी घर आ गए। सौतेली माँ का रिश्तेदार किसी काम से हमारे घर आया हुआ था। मेरे पापा ने भी उसको अपने ससुराल से जानकर उसकी खूब आवभगत की। कुछ दिन वो हमारे घर रहा और फिर चला गया। उसका नाम रामपाल था। उम्र में वो माँ से 2-3 साल छोटा ही होगा। वक्त गुजरता गया। अब वो कभी भी हमारे घर आ जाता था। एक दिन हम दोनों भाई बहन स्कूल से घर लौटे तो कमरे का दरवाजा बंद था और माँ भी नहीं दिख रही थी। घर में बिल्कुल खामोशी छाई थी। कुछ आवाज भी नहीं आ रही थी। मैंने दरवाजे की हल्की सी दरार से अंदर देखा तो माँ का रिश्तेदार, जिसका नाम रामपाल था, माँ की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। माँ प्यार से उसके बालों में हाथ फेर रही थी। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो मेरे पापा को धोखा दे रही थी। मेरा भाई मुझसे 1 साल छोटा था। जब यह बात मैंने अपने भाई को बताई तो वो कहने लगा, देख सिया, ऐसे मामलों में भरे बुरे परिवार खत्म हो जाते हैं। ऐसा ना हो पापा किसी मुसीबत में फंस जाए। बेहतर है कि तुम खामोश रहो। मैंने भी इसमें ही भलाई समझी और किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं किया। वक्त गुजरता रहा और हम खुली आंखों से सारा खेल देख रहे थे। मुझे मालूम था हमारी ही खामोशी एक दिन तूफान बन जाएगी। खैर, वक्त गुजरता रहा। फिर एक दिन सुबह के वक्त सौतेली माँ बहुत जोर जोर से रो रही थी। मेरी आँख खुली तो मैंने कमरे में जाकर देखा। माँ जोर जोर से कह रही थी, हाय, मैं क्या करूँ, मुझे भरी जवानी में छोड़कर चला गया। मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि पापा हमें छोड़कर चले गए थे। जब मैंने करीब से देखा तो पापा की आंखें पथराई हुई थी और मुंह से झाग निकल रहे थे। मैं समझ गई थी कि सब कुछ इस मनहूस औरत ने किया है। इसने जल्द से जल्द अपने रिश्तेदार बुलवाए। उसमें रामपाल भी शामिल था। फिर पापा का अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद तो कुछ दिन हमारे आराम से गुजरे, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल बदल गई। बात बात में हमको डांटने लगी थी और फिर हमें स्कूल जाने से भी रोक लिया। और अब सारा दिन हमसे घर के काम करवाती, और जब हम घर का सारा काम खत्म कर देते तो फिर कहती कि एक मेरे पैर दबाओ और एक मेरे सिर का मालिश करो। हम लोग ऐसे ही सितम के शिकार होते रहे। मेरे सब्र का बांध टूट गया था। रामपाल ने धीरे धीरे मेरे पापा की सारी जमीनें अपने कब्जे में कर ली थी। अब वो हमारे घर ही रहता था। एक दिन जब सौतेली माँ अपने पाँव हमसे दबवा रही थी तो रामपाल भी पास में ही बैठा था। मेरे भाई से कहने लगा, चलो मेरे भी पैर दबा दो। मैंने उससे कहा, मेरा भाई आपके पैर नहीं दबाएगा। ऐसी फरमाइश आप ना ही करें तो बेहतर है। इसी बात पर मेरी सौतेली माँ ने तुरंत उठकर मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारा। मेरे हाथ में तेल की बोतल थी, जिसकी वजह से वो सारा तेल माँ के ऊपर गिर गया। माँ ने मुझे बालों से पकड़ लिया। खैर, उस वक्त मुझे रामपाल ने बचा लिया था और उसने मुझे कमरे में भेज दिया था। उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी। पूरी रात हम दोनों भाई बहन ने जागकर गुजारी थी। सुबह 6 बजे हमने अपने कपड़े एक गठरी में बांधे
और घर से निकल गए और बाहर खड़े होकर 2 पल अपने घर को आखिरी बार मोहब्बत से देखा और फिर अपने भाई का हाथ पकड़कर मैं बहुत तेजी से बस अड्डे की तरफ निकल गई। मुझे पता था कि सुबह 7 बजे रोज बस गांव से शहर जाती है। हम दोनों बस अड्डे पर पहुंच गए। 7 बजे वाली बस आई तो हम बस में बैठ गए। मेरे पापा का एक दोस्त शहर में रहते थे जो पापा से गेहूं वगैरह खरीदते रहते थे, लेकिन पापा के जाने के बाद उन्होंने गांव आना ही छोड़ दिया था। मुझे उनका पता मालूम था क्योंकि एक बार मैं पापा के साथ शहर आ चुकी थी। हम दोनों उनके घर पहुंच गए। उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया। हमने उन्हें सारी बातें बताई तो वो बोले, अगर तुम्हारा बाप होता तो यह नौबत नहीं आती। खैर छोड़ो, तुम फिक्र ना करो, अभी मैं जिंदा हूँ। मुझे अपनी बाप की जगह ही समझो। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। मैंने कहा, हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। हम दोनों को किसी काम पर लगवा दीजिए। कुछ दिन हम पापा के दोस्त के घर रहे, फिर उन्होंने हमें एक हवेली में काम पर लगवा दिया। हवेली काफी बड़ी थी। उन लोगों ने हमें एक छोटा सा स्टोर रूम रहने को दिया। हवेली में एक मालकिन और मालिक रहते थे। उनकी एक बेटी मुझसे थोड़ी ही छोटी थी और एक बेटा जैसे भी 3 साल का था। कुछ ही दिनों में मैंने घर का सारा काम संभाल लिया। मालकिन भी मुझसे बहुत खुश थी। मालिक की हवेली पर एक 20 साल का लड़का भी रहता था जो मालकिन का ड्राइवर था, जो सुबह आता और शाम को वापस अपने घर चला जाता। वक्त गुजरता गया। मैंने नोट किया कि जब मालिक चले जाते हैं तो वो ड्राइवर अक्सर मालकिन के कमरे में बैठा रहता था। हम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनसे पूछ सकते या अंदर जाकर देख सकते कि ड्राइवर इतनी देर कमरे के अंदर करता क्या है। जब मैंने यह बात अपने भाई को बताई तो वो कहने लगा, खामोश रहो, एक ही तो सहारा है, कहीं ये छत भी ना चली जाए और फिर हमें कहीं और धक्के खाने पड़ेंगे। मैं एक बार फिर से खामोश हो गई। एक दिन शाम का वक्त था। मालकिन कहने लगी, जाओ मेरे बेटे को पार्क में घुमा लाओ। मैं उसको लेकर पार्क में चली गई। न जाने उस दिन क्या बात थी, मालकिन का बेटा चुप ही नहीं हो रहा था। काफी देर कोशिश करती रही लेकिन वो चुप नहीं हुआ। मैं उसको लेकर वापस आ गई। इधर उधर देखा तो कोई नजर नहीं आया। मैंने सोचा मालकिन छत पर होंगी। मैंने बच्चे को अपने भाई को पकड़ाया और सोचा कि ऊपर जाकर मालकिन को बताती हूँ कि उनका बेटा चुप नहीं हो रहा है। लेकिन ऊपर गई तो कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने खामोशी से दरवाजे के सुराख से अंदर देखने की कोशिश की तो मालकिन सोफे पर बैठी थी और ड्राइवर पास में बैठा गंदी हरकतें कर रहा था। मैं दहल कर रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस कदर पढ़ी लिखी और समझदार औरत ऐसा भी कुछ कर सकती है। उसी दौरान मालकिन ने मेरी आहट महसूस कर ली। वो एक बिजली की तरह तेजी से उठी और लपक कर दरवाजा खोल दिया। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर मालकिन ने मेरा बाजू पकड़कर जोर से अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी, तुझको तो कहा था कि मेरे बेटे को बाहर पार्क में ले जा। मैंने कहा मालकिन, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। तुरंत ही मुझे बालों से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और एक जोरदार लात मेरे पेट पर मारी। मैंने हाथ जोड़े और कहा, मालकिन मैंने कुछ नहीं देखा। वो बोली, तुझको तो मैं अभी बताती हूँ कि तुमने क्या देखा है और क्या नहीं। और उसने ड्राइवर को इशारा किया। ड्राइवर ने मुझे पकड़ लिया। फिर वो औरत सोफे पर जैसे तमाशा देखने के अंदाज में बैठ गई और उस ड्राइवर ने उसी के सामने मेरी इज्जत का धज्जिया उड़ा दिया। मैं रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, लेकिन मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ देर बाद वो दोनों मुझे कमरे में ही छोड़कर नीचे चले आए। मेरे पास मेरी बर्बादी पर सिवाय आंसू बहाने की कुछ और नहीं था। शाम को जब मालिक जी घर आए तो आते उन्होंने मुझ पर बरसना शुरू कर दिया। कहने लगे, तुमने मालकिन के पर्स से पैसे चुराए हैं। मैंने कहा, नहीं साहब। इतने में मालकिन उठी और मेरे मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। कहने लगी, खुद मैंने इसे अपने कमरे की अलमारी से पैसे चुराते देखा है। उन्होंने ड्राइवर को बुलाया और कहने लगी, आप चाहे तो इससे पूछ ले। फिर ड्राइवर कहने लगा, जी साहब जी,
मैंने इसको खुद ऊपर वाले कमरे में जाते देखा था। इतने में मालकिन बोली, इसको अभी और इसी वक्त घर से निकाल दे। मालिक अच्छे आदमी थे। वो कहने लगे, छोड़ो, माफ कर दो, छोटी मासूम बच्ची है। फिर मालिक ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, देखो, आज के बाद चोरी मत करना, जो भी चीज चाहिए मुझे बता देना। मैं नजरें झुकाए खामोश खड़ी थी। गरीब बेसहारा लड़की, इससे ज्यादा और कर भी क्या सकती है। वक्त गुजरता रहा और मैं अपनी आंखें और कान बंद करके अपना वक्त गुजार रही थी। 2 साल ऐसे ही बीत गए। एक दिन मालकिन और मालिक को किसी काम से बाहर जाना था। वो जब भी बाहर जाते तो ड्राइवर को छुट्टी दे देते। तो उस दिन भी उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि हम लोग जरा बाहर जा रहे हैं, आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम अपने घर चले जाओ। उनकी बेटी जो अभी स्कूल में ही थी, मुझसे कहा जब वो स्कूल से आए तो उसका ख्याल रखना। दोपहर को 3 बजे करीब वो स्कूल से आई तो मैंने उसको खाना लगा कर दिया और उसको खाना खिलाकर उसके पास ही बैठ गई। वैसे भी वो मुझसे बहुत प्यार से बातें करती थी, इसीलिए वो मुझे अच्छी लगती थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजे की घंटी बजी तो मैंने देखा कि ड्राइवर खड़ा था। कहने लगा, मालकिन आ गई क्या? मैंने कहा नहीं। फिर कहने लगा, मुझे कुछ काम है, मैं उनका इंतजार कर लेता हूँ। मेरे मना करने के बावजूद वो अंदर चला आया। घर में आकर उसने इधर उधर झांका और मालकिन की बेटी मीना के कमरे में चला गया। मुझसे कहने लगा, अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो मैं मालिक से कह दूंगा कि तुमने मुझे फोन करके बुलाया है। फिर उसने मीना के कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वो एक मासूम सी भोली भाली लड़की थी। उसने अंदर से शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं समझ गई थी कि मालकिन ने मेरी बर्बादी का मंजर सामने बैठकर देखा था। आज वही सब कुछ उसकी बेटी के साथ होने वाला है। मैं छुपकर देखना तो चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। शायद मेरा ज़मीर अभी जिंदा था। मैं भागकर पास वाले घर में गई और उनको सारा माजरा बताया। उस घर के मर्द जल्दी से मेरे साथ आ गए। उन्होंने आते जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। फिर उस ड्राइवर ने घबराकर दरवाजा खोल दिया। मोहल्ले वालों ने जल्दी से फोन करके मालिक और मालकिन को घर बुलाया। थोड़ी देर बाद मालकिन और मालिक जी घर आ गए थे। पहले तो उन्होंने ड्राइवर को बहुत मारा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। दिल तो बहुत चाह रहा था कि आज मालकिन का भी पर्दाफाश कर दूं, लेकिन पहले की तरह एक बार फिर से खामोश रही, क्योंकि मैं जानती थी कि मालिक बहुत अच्छे आदमी हैं और जब उनकी पत्नी की असलियत उनको पता चलेगा तो उनका घर बर्बाद हो जाएगा। नाबालिग मीना के साथ जबरदस्ती बलात्कार के जुर्म में उस ड्राइवर को फांसी पर लटका दिया गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मीना के साथ साथ वो मेरा भी कसूरवार था। फिर एक दिन मालकिन ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे आगे हाथ जोड़कर मेरे कदमों में बैठ गई। कहने लगी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन तुमने फिर भी मेरा राज नहीं खोला। मुझे माफ कर दो। आज से मैं तुम दोनों बहन भाइयों की अपनी बेटी से भी बढ़कर परवरिश करूंगी। मैं कर भी क्या सकती थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपने भाई के आने वाले कल के बारे में सोचकर मालकिन को माफ कर दिया और आज हमने उस मालकिन के प्रायश्चित के बदौलत अपने सौतेली माँ से भी अपनी जमीन जायदाद वापस ले ली है और हम पर वो इम्तिहा जुल्म करने के जुर्म में, हमारी बाप की दौलत पर कब्जा करने के जुर्म में, हम नाबालिग बहन भाई को घर से बेघर करने के जुर्म में उन दोनों को यानी रामपाल और मेरी सौतेली माँ को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। उन दोनों को यानी रामपाल और मेरी सौतेली माँ को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अब हम दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं और एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। इंसान जब हैवान बन जाता है तो उसका अंजाम भी बहुत भयानक होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।